Okay, guys, I'm going to share a screen with you today. We are going to discuss with the questions relating to the extraction of iron और aluminium. जो चैप्टर हम लोगों ने खत्म किया था लास्ट टाइम, कल खत्म किया था, आज उसी के क्वेश्चंस जो है वो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर की है, आपको नजर आ रही होगी, सबको आ रही है? Yes, sir. बच्चों नजर आ रहे हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट भी मुझे आंसर देगा, मेरी आवाज जा भी रही है आप लोगों को कि नहीं? सर बेटा कोई और बच्चा भी यस या नो कर दे, सिर्फ हारिस साहब यस सर कर रहे हैं। सर आ रही है सर। बंद नहीं किया हुआ, ये बंद है यार, सिस्टम ही बंद है, आवाज कहां से आ रही है? जी बेटा आप बोलिए जरा एक बार प्लीज। यस सर। ओके दैट्स फाइन, अब मुझे आवाज आ रही है आपको। पहले वो ना मेरा यहाँ से क्लोज था। ओके गाइस, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द क्वेश्चंस। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सो हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द डायग्राम शोज द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है जी। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बॉक्साइट होता है, तो वो आप लोग मोल्टन फॉर्म में लेते हो, तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और एल्यूमिनियम भी जो बनती है वो लिक्विड फॉर्म में ही बनती है। तो लिक्विड फॉर्म में ही आपके पास एल्यूमिनियम बनेगी और लिक्विड ही आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, जिसको हम लोग बॉक्साइट भी कहते हैं। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये आपके पास लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं जी। ठीक है, तो चेक करें फिर आपका आंसर क्या होगा। ए, दैट इज योर आंसर। ये दोनों लिक्विड लिक्विड, दैट इज योर आंसर। तो ये ए आपका आंसर है। एवरीवन गॉट इट? Yes, sir. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पढ़ें जी, एंड एवरीवन शुड ट्राई टू गिव द आंसर। एक बार इसको पढ़ ले और मुझे कोई बंदा आंसर बताए प्लीज। जी मोहम्मद। सी है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि रिड्यूसिंग एजेंट ब्लास्ट फर्नेस में दो चीजें होती हैं, एक कार्बन और एक कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आपका ये दिया हुआ है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ये मैंने लिखवाया था आपको। एवरीवन गॉट इट? यस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है जी, आयरन पाइप्स corrode rapidly when exposed to sea water. Which metal when attached to iron would not offer protection? यानी वो आयरन को रस लगने से नहीं बचाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, आयरन से ऊपर वाली कोई भी मेटल अगर होगी उसको आयरन के साथ आप अटैच कर दोगे तो वो आयरन को रस लगने से बचा लेगी। तो एल्यूमिनियम यूज हो सकती है, मैग्नीशियम भी हो सकती है, जिंक भी हो सकती है, लेकिन कॉपर जो है वो आयरन से नीचे है, वो लेस रिएक्टिव है, तो वो इसको प्रोटेक्शन ऑफर नहीं कर सकती। तो बी, दैट इज योर आंसर। एवरीवन गॉट इट? यस सर। Okay, now move towards the next question. ये क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लें and let me know what the answer is. Come on, everyone should try for it. एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में क्या चीज डीकंपोज होती है जब हीट मिलती है उसको? तो कम ऑन Sir, A. ए, ऑफ कोर्स लाइमस्टोन। आपको याद होगा मैंने बताया था कि लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जब इसको हीट करते हैं मेरे बच्चों तो ये डीकंपोज होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये डीकंपोज होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये बेसिक ऑक्साइड है, ये बेस होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है
कि जो आयरन के अंदर आपकी रेत मौजूद होती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड वो एसिडिक है, तो उसके साथ ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके CaSiO3 बना देता है, जिसको हम लोग स्लैग कहते हैं, और वो स्लैग जो है वो रोड मेकिंग में आपका जो है वो इस्तेमाल होता है। तो डीकम्पोज आपकी जो चीज होती है माय डियर, दैट इज लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल जिसको कहते हैं। ओके, चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये कल पढ़ा था हमने भी। क्वेश्चन नंबर 6, ये मेरा ख्याल है नेट रुक गया मेरा, थोड़ी देर के लिए 1 मिनट वेट करें बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 6 शुरू कीजिए बच्चों। प्लीज एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन इट, हर किसी ने इसमें पार्टिसिपेट करना है बच्चों। कल मैंने बताया था कि एल्यूमिनियम की जब हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आपकी जो है वो गैसेस कौन कौन सी बनती हैं। सबसे पहली चीज आपकी एनोड के ऊपर ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन कार्बन को ग्रेफाइट को बर्न करवा के कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 3 गैसेस बन सकती हैं। ऑक्सीजन भी D. बन सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकती है। यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं नॉट फॉर्म, तो सल्फर डाइऑक्साइड आपकी बिल्कुल नहीं बनती। ये कल जिन लोगों ने कल क्लास नहीं ली थी वो प्लीज रिकॉर्डिंग लेके और उसको सुन ले, देन यू विल गेट टू नो कि कल के हमारे लेक्चर में क्या हुआ था। ठीक है, तो दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट टेकन द क्लास तो प्लीज अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो इनसे ले लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यस उस्मान एंड खदीजा, यू शुड ट्राई फॉर इट बेटा। नो, जी ईमान आप बेटा ट्राई करो इसको। ओके, I am going to read it. In which test tube is the iron nail most likely to rust? तो रस्ट लगने की मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन क्या होती है, आपको एयर चाहिए, एयर में से ऑक्सीजन चाहिए होती है, और दूसरी चीज आपको मेरे बच्चों मॉइस्चर चाहिए। ठीक है जी, मॉइस्चर का मतलब कि आपको वाटर वेपर्स जो है वो चाहिए होते हैं। तो ये दो चीजें आपको जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, फॉर द रस्ट टू अकर। तो अब यहाँ पे देखिए कि कहाँ पे ये दोनों चीजें मौजूद हैं। ये पहली जो है इसमें डैम कॉटन वूल, डैम का मतलब है गीला करके आपने कॉटन रख दी है, तो पानी मिल गया, ऊपर से हवा भी मिल रही है, तो इसमें आपका रस्ट लग जाएगा। ये दूसरे वाले में क्यों नहीं लगेगा? इसमें देखें, ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होता है। ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है मेरे बच्चों वाटर वेपर्स को। इट एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है जी, जब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो पानी यहाँ पे नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिकली रस्ट नहीं लगेगा। ये ऑयल जो होता है मेरे बच्चों ये बैरियर का काम करता है, ये एयर को जो है वो नेल तक नहीं पहुंचने देता, तो इसको भी रस्ट नहीं लगेगा। और ये ग्रीस लगी हुई है नेल के ऊपर, तो मैंने आपको बताया था कि ऑयल, ग्रीस, पेंट, कोई प्लास्टिक या टिन अगर आयरन के ऊपर लगा दें तो वो बैरियर का काम करता है, वो एयर और मॉइस्चर को आयरन के साथ लगने नहीं देता, जिसकी वजह से रस्ट भी लगेगा, तो इसमें भी नहीं लगेगा, तो पहले में लगेगा ए, दैट इज योर आंसर। एवरीवन गॉट इट? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एनीवन कुड टेल मी, ये भी पीछे पड़ा है। कैल्शियम कार्बोनेट थर्मली डीकंपोज आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 करें जी, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया है। C, सी, ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, तो जब ये दोनों मिलते हैं तो आपका न्यूट्रलाइजेशन मेरे बच्चों रिएक्शन होता है, तो कैल्शियम सिलिकेट बनता है, तो सी, दैट इज योर आंसर। ओके, चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21, जस्ट रीड इट एंड लेट मी नो व्हाट द आंसर इज। अरूबा तुम ट्राई करो जरा।
जी होगा, ट्राई कर, कोई बात नहीं, गलत ही होगा ना, क्या हो जाएगा। अपने अंदर से ना डर को जरा निकाल कर। बी, चलिए जी, अरुपा ने हमें कहा है बी है, देखते हैं कि बी है कि नहीं। क्वेश्चन को कह रहा है कि एल्यूमिनियम इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एट द इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले तो इसके आयन बनते हैं Al+3O-2। ये पॉजिटिव आयन की तरफ मूव करता है, कैथोड की तरफ, यानी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो नेगेटिव टर्मिनल पे एल्यूमिनियम जाएगा, तो नेगेटिव टर्मिनल पे एल्यूमिनियम जाएगा, तो एल्यूमिनियम तो सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, तो सी आंसर बन रहा है जी मोहम्मद। डिड यू गेट इट? रूपा, पता चल गया, तुमने नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को देखा नहीं, तुमने वैसे एल्यूमिनियम कह दिया, तो तुमने उसको उल्टा कर दिया है। और दूसरी चीज, ये O-2 जो है, ये आपका किस तरफ को जाता है? एनोड की तरफ जाता है। एनोड जो है वो दैट इज अ पॉजिटिव टर्मिनल माय डियर। तो एनोड पे ऑक्सीजन बनती है, यानी O-2 अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, O बन जाएगा, O2 हो जाएगी। और ऑक्सीजन मैंने बताया था कि ये ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रोड है उसको बर्न करवा देती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड मजीद कार्बन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो ये तीन गैसेस आपकी जो है वो एनोड के ऊपर बनती हैं, एंड एनोड वुड बी ईटन अवे। आपने कल की क्लास में की थी ना, so that is why you get confused। कल की रिकॉर्डिंग आप ले लो उनसे याद। सर मैंने लिखूं कर दिया है, पीछे पड़ गया अगर बेटा, उनके टाइम वेस्ट कर दिया गया। और रूपा को तो घर जाके मुझे नहीं लगता पड़ती है, तो पूरी नीयत से तू कर रही, घर जाके बंदा एक बार जो सुना होता है वो एक बार पढ़ लेता है। ये सारे वही आंसर है जो मैंने तुम्हें बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कौन बताएगा अभी? तो मेरे साथ है कौन कौन, मुझे तो ये भी नहीं पता चल रहा, मैं देखता हूँ ये आंसर क्यों नहीं मुझे दे रहे। मिनाहिल काशिफ, मुर्तजा कादिर को बता रहा है। सर ए। A, ए, चलिए जी, ए ही है। मुर्तजा कादिर, तुम्हें अगले का आंसर देना है, ये दोनों बोल बोल पड़े हो तुम लोग। विच मेथड इज यूज्ड इन इंडस्ट्री टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट? ठीक है जी, तो कौन सा मेथड यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड यूज करते हैं मेरे बच्चों, तो ए दैट इज योर आंसर। चल मुझसे अगला बता भी तू, क्वेश्चन नंबर 23। जी मुर्तजा कादिर, बोल पड़, कोई बात नहीं, गलत होगा तो कुछ नहीं होता। तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि अपना डर निकाल अंदर से तुम्हें। सर C है। सी है यार, सी कैसे हो सकता है? ब्लास्ट फर्नेस में वो पूछ रहा है कि कौन सी चीज जो है वो बॉटम पे मिलती है, तो ब्लास्ट फर्नेस ये था, सबसे बॉटम पे तो आपके पास आयरन था, लेकिन वो मोल्टन फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था। उसने आयरन को लिखा हुआ है लेकिन सॉलिड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। उसके ऊपर क्या चीज होती थी? स्लैग होता था। और स्लैग किस फॉर्म में होता था? वो भी लिक्विड फॉर्म में होता था, जिसको कैल्शियम सिलिकेट कहते हैं। स्लैग को हम लोग कैल्शियम सिलिकेट कहते हैं। तो कैल्शियम सिलिकेट और ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो बी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? यस सर। तूने भी बेटा कौन ही लर्न किया हुआ आज, स्लो पढ़ा हुआ है तू। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन कौन आंसर देगा 24 का? ये मैं एक एक पढ़ के और आपको जो है ना इनके आंसर डिस्कस कर रहा हूं। द क्वेश्चन ही सेइंग व्हिच स्टेटमेंट अबाउट दिस प्रोसेस इज करेक्ट। ये एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन हो रही है। तो सबसे पहले देखिए, वो कह रहा था इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉलिड। सॉलिड तो नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइट हमेशा आपका लिक्विड फॉर्म में होगा, यानी मोल्टन फॉर्म में होता है। तो ये सॉलिड तो नहीं हो सकता, तो पहली ऑप्शन आपकी रॉन्ग हो गई। द इलेक्ट्रोलाइट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर। बेटा ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने बताया था कि ये आपने बॉक्साइट लिया होता है और इसको क्रायोलाइट में डिसॉल्व किया होता है। क्रायोलाइट आपका क्या होता है? Na3Al(F6)। तो ये दो चीजें मिक्स करके इनको डिसॉल्व किया होता है, तो दिस वन इज रॉन्ग एज वेल। द इक्वेशन फॉर रिएक्शन एट पॉजिटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कभी भी पॉजिटिव आयन नहीं जाएगा, नेगेटिव आयन जाता है, तो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। द पॉजिटिव कार्बन इलेक्ट्रोड लूज मास, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे ऑक्सीजन बनती है और टेम्परेचर यहाँ पे 950 होता है, तो ये ऑक्सीजन क्या करती है कि इस ग्रेफाइट को बर्न करवा देती है
और बर्न करवा के इसको गाया करती जाती है, जिसकी वजह से आपकी बहुत सी हीट जो है वो वेस्ट हो जाती है। डिड यू गेट इट? चलिए जी, इसकी मैं वर्कशीट जो है ये आप लोगों को जो है मोहम्मद एक काम करी, बाहर से ना सनी भाई होंगे, उनको बोलना कि ये बंद कर दें। आप लोगों ने इसकी जो वर्कशीट है मेरे बच्चों वो सॉल्व कर लेनी है। मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर जो है ना वर्कशीट सेंड कर रहा हूँ, तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सारे बच्चे ग्रुप में ऐड है ना? नहीं सर, मैं नहीं। तू नहीं है तो बेटा तू उनको बोल के तो तुम्हारी मदर मेरा ख्याल है ऐड होंगी आई थिंक, तो उनसे ले लेना तुमको। ठीक है। ठीक है, ये मैंने वर्कशीट सेंड कर दी है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कल इसी चैप्टर का आप लोगों का जो है वो टेस्ट है गाइस। ठीक है जी, आज हम अपना अगला चैप्टर जो है वो आगे शुरू करने जा रहे हैं। रुपा को घर जाके ना ज्वाइन किया था, थोड़ा सा बता दी नहीं कर- कर दी। कोई भी नहीं यहाँ पे बैठा हुआ, उनको बोलो कि ये बंद कर दे यार, उनको बोलो ना कि सनी को बुलाओ। वहां से स्विच बंद करना है यार, ये बंद हो जाए। किसी से भी नहीं हो रहा। ओके गाइस, चलिए जी, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेरे बच्चों अपना नेक्स्ट चैप्टर। एंड द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग बिल्कुल बेस से मेरे बच्चों शुरू करने जा रही हैं। ठीक है, सो यू शुड लिसन इट वेरी केयरफुली। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 6 चैप्टर्स हैं। जिस बच्चे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस आ जाती है, समझे कि उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान लगती है, तो प्लीज आप लोग इसको साथ साथ लर्न करते जाइएगा वट एवर वी डू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माय डियर, इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। It is the study of organic compounds. Now the question arises, what are the organic compounds? कि organic compounds क्या होते हैं? Organic compounds मेरे बच्चों ऐसे compounds होते हैं कि जिनके अंदर दो एलिमेंट, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन, ये दो एलिमेंट जरूर मौजूद हो। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, डजंट मैटर, लेकिन ये दो एलिमेंट जो है ये जरूर मौजूद होने चाहिए, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन, और कार्बन के साथ हाइड्रोजन को अटैच होना चाहिए।
यानी कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो है वो जुड़ी हो। इन दो एलिमेंट्स के अलावा कुछ और भी हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही हो तो ऐसे कंपाउंड्स को मेरे बच्चों हम लोग हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। So basically you can define the organic chemistry. It is the study of organic compounds. It is the study of compounds containing carbon and hydrogen. It is the study of hydrocarbons. ठीक है जी। तो कार्बन और हाइड्रोजन ये मस्ट होने चाहिए। इनके अलावा जो है कुछ और भी हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लेकिन हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट है। इसके अलावा कोई और एलिमेंट भी हो सकता है, लाइक ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, सल्फर हो सकती है, कोई भी और एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CO2। क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? एनीवन? नो सर। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कार्बन तो है, लेकिन कार्बन के साथ हमें हाइड्रोजन भी चाहिए थी। तो इसमें अकेली कार्बन है, तो ये ऑर्गेनिक नहीं है। जो चीज ऑर्गेनिक नहीं होती वो इनऑर्गेनिक होती है, इसको इनऑर्गेनिक कहते हैं। केमिस्ट्री में इन का वर्ड होता है नो, नो ऑर्गेनिक, यानी इन फॉर नो ऑर्गेनिक का मतलब कि ये ऑर्गेनिक नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज पे आ गई, दूसरी चीज आपकी H2O। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो इनऑर्गेनिक। इसी तरह एक और कंपाउंड लिख रहा हूं C6H12O6। अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हैं, तो दिस वन इज माय डियर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए किसी भी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का होना मस्ट है। ठीक है जी। तो कार्बन और हाइड्रोजन जरूर होनी चाहिए, देन दैट कंपाउंड वुड बी द ऑर्गेनिक कंपाउंड। और आपको मैं एक छोटी सी पहचान बता देता हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। आपको अगर पहचान करनी हो, आपके हाथ में कोई चीज है, आपने चेक करनी है कि ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है, तो उसका सिंपल सा मेथड बता देता हूं। आग लगा के देख लें उस चीज को, अगर वो कंबस्टिबल है, आग लग जाती है, तो समझो कि 99% चांस है कि वो ऑर्गेनिक है। मसलन ये कपड़े हैं, कपड़ों को आग लग जाती है तो ये ऑर्गेनिक है। हमें भी आग लग सकती है, वी आर ऑर्गेनिक। ठीक है। प्लास्टिक को आग लग सकती है, ऑर्गेनिक। पेट्रोल को लग सकती है, ऑर्गेनिक। लकड़ी को लग सकती है, ऑर्गेनिक। तो दुनिया में जिस चीज को भी आग लग सकती है वो ऑर्गेनिक है। सीमेंट है, सीमेंट को आग नहीं लगती तो वो ऑर्गेनिक नहीं है। तो जिस चीज को आग लग जाती है वो नॉर्मली ऑर्गेनिक होती है। एवरीवन गॉट इट? अच्छा जी। अगर आप लोगों में से कभी कोई बंदा जो है वो ग्रीस, जिसको यूनान भी कहते हैं नॉर्मल वर्ड में, वहां पे जाने का इत्तेफाक हुआ हो, तो ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज की जो काउंटिंग है 10 तक, वो 10 तक काउंटिंग आपको आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो उसी पे बेस करती है जी। ठीक है। तो ग्रीक काउंटिंग अगर किसी को नहीं आती तो वो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, उसने इस काउंटिंग को याद कर लेना है। दिस इज द ग्रीक काउंटिंग। एंड व्हाट इज दिस ग्रीक काउंटिंग माय डियर? ग्रीक लैंग्वेज में मीठा कहते हैं वन को। अक्सर टीचर्स इसके लिए मैथ का वर्ड यूज करते हैं, तो मैथ इज नथिंग, मैथ कुछ भी नहीं होता, मीठा होता है। ठीक है। दिस इज द करेक्ट ग्रीक लैंग्वेज वट एवर आई एम टेलिंग यू। ग्रीक में ईथा कहते हैं टू को, ईथा दैट इज टू। ग्रीक में प्रोपा कहते हैं थ्री को, ब्यूटा कहते हैं फोर को, पेंटा कहते हैं फाइव को। ठीक है जी। उसके बाद हेक्सा कहते हैं जी सिक्स को। उसके बाद हेप्टा सेवन को, ऑक्टा एट को, नोना नाइन को, और डेका 10 को। तो ये 10 तक काउंटिंग जो है वो हर बंदे को आनी चाहिए इफ यू पीपल वांट टू लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इनका जिक्र बार बार आएगा। ठीक है। तो आई एम गोइंग टू गिव यू 2 मिनट्स, आप लोग प्लीज इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी में बेस करती है, बार बार इनका जिक्र आएगा। तो आप लोग 2 मिनट में बहुत आसान है, तो इसको जल्दी से लर्न कर लीजिए। हरी अप, गिविंग यू ओनली 2 मिनट्स।
ये अगर किसी ने कर लिया बेटा तो बता दो मुझे। हो गए? सबने कर लिए? डन सर। ओके दैट्स फाइन। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूँ, बल्कि रब नहीं कर रहा, फिर जरूरत पड़ जानी है, इसको रब कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मेरी बातें जरा गौर से सुनते जाना, क्योंकि 2-3 चीजें मैं आपको बना के दे रहा हूं, उसके बाद आप लोगों ने बनानी शुरू हो जानी है। सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मैंने आपको पहले ही बताया कि कार्बन होता है, ठीक है। कार्बन जो है इसका प्रोटॉन नंबर 6 है और ये 12, इसके साथ 2 नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल को ओपन करके देखें तो कार्बन के साथ 2 नंबर है। जो छोटा नंबर होता है उसको हम कहते हैं प्रोटॉन नंबर। दिस इज द प्रोटॉन नंबर। इसको हम लोग प्यार से एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। और ये जो इसमें बड़ा नंबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन नंबर। न्यूक्लियॉन नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को शो करता है। इसको हम लोग जो है मास नंबर भी कहते हैं, इसको हम लोग एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो ये तीनों इसी चीज के जो है वो 3 डिफरेंट जो है वो नाम है, ये बड़े नंबर के, ठीक है। तो याद रखिए कि कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही किसी चीज में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी जो हैं वो कितने हैं, 6 हैं। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो 2 और 4 बनती है। फर्स्ट शेल में 2, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखो कि कोई भी एटम हो, उसके आखिरी शेल में जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फर्स्ट के बाद जितने भी शेल हैं उनमें मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो स्टेबल होगा। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन कम है। तो जितने इलेक्ट्रॉन कम हो उतने ये बॉन्ड बना सकता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, कार्बन लिख के कार्बन के साथ ये 4 लाइनें लगा देनी है, 1 2 3 एंड 4। ये लाइन शो करती है कि इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है जी। 4 चीजों के साथ जो है इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, इसने शेयरिंग की है। और यहां पे हर लाइन के साथ लिख दो हाइड्रोजन, लाइक दैट, ठीक है। तो इसमें कार्बन 1 है, एक को हम कहते हैं मीथा, तो इसका नाम बन जाएगा मीथेन, ठीक है जी। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं CH4। अब दूसरा देखें, अब 2 कार्बन ले लें आप लोग। हर कार्बन के साथ मेक श्योर देयर शुड बी 4 लाइंस ओनली, 4 लाइन होनी चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इधर देखिए जी, इसके साथ लाइनें बना दें, 1 2 3 और ये 4 हो गई। इसके साथ कार्बन के साथ एक लाइन है, 3 लाइनें और लगा दें और ये हाइड्रोजन लिख दें इस तरीके से, लाइक दैट, ठीक है जी। तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाता है, इसको इसमें 2 कार्बन है, 2 को हम कहते हैं ईथा, तो इसका नाम बन जाएगा ईथेन, ठीक है जी। और इसकी शॉर्ट फॉर्म आपने बनानी है, ये कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन है तो CH3 लिख दें। इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन है तो CH3 लिख दें। यहाँ इसको मजीद शॉर्ट फॉर्म में C2 है, हाइड्रोजन 6 है। ये जो लाइनों के साथ इसका बना हुआ है इसको हम कहते हैं डिस्प्ले फॉर्मूला। और ये जो एक कार्बन के हाइड्रोजन के साथ लिखे हुए हैं इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और ये जो कार्बन इकट्ठे और हाइड्रोजन इकट्ठे लिखे हुए हैं इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है जी। तो अब आप क्या करें, 3 कार्बन ले लें। अगली चीज, 3 कार्बन, ये देखिए 1 ये 2 ये 3। हर कार्बन के साथ मैक्सिमम कितनी लाइंस आ सकती हैं, 4। अरूबा इस कार्बन के साथ कितनी लाइनें आएंगी बेटा, और इस कार्बन के साथ एक लाइन लगी हुई है, कितनी लाइनें और आ सकती हैं, 3। तो मैं यही पूछ रहा हूं, टोटल 4 लाइनें होनी चाहिए। तो ये 1 ये 2 ये 3, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो जी। अरूबा आप ही बताओ इसके साथ कितनी लाइनें और आ सकती हैं,
2 वेरी गुड, जितनी लाइनें कम हो उतने हाइड्रोजन लगा देते हैं। इस कार्बन के साथ करूंगा 3, थैंक यू सो मच। तो 3 लाइन्स लगा दी और 7 हाइड्रोजन लिखते हैं। अब इसमें 3 कार्बन है, 3 को कहते हैं प्रोपा, तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपेन और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनती है सी, इसके साथ 3 एच हैं CH3, फिर सी के साथ 2 एच यानी CH2, फिर सी के साथ 3 एच। तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, जो एंड वाले कार्बन होते हैं उनपे 3-3 हाइड्रोजन होते हैं, जो बीच में आ जाते हैं उनपे नॉर्मली 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो इसको मजीद शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो C3H8 बनता है। ये डिस्प्लेड फार्मूला, ये स्ट्रक्चरल और ये मॉलिक्यूलर। अब तुम लोगों ने क्या करना है, आगे 4 कार्बन लो, उसका ये वाला नाम लिखो, स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, 4 से लेके 10 तक ये सारे जो है वो बनाने शुरू कर दो अपने हाथ से। शुरू हो तो हरिया F sir. Allah.